Hello everyone, we are again here with your MCQ series of science lecture 8. So being जो आपको पता है कि हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है that is again we are going to discuss next 20 questions. Okay, so let's start. Your first question of your set 15. Protein which plays a significant role in aging is A. Collagen, B. Elastin, C. Actin or D. Myosin. So कौन सा प्रोटीन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग? दैट इज ए कोलेजन. कोलेजन है जो तुम्हारी एजिंग प्रोसेस को कम करने में काम आता है. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, मायोसिन तो अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. मायोसिन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, ये प्रोटीन उसमें आते हैं. ये सारे प्रोटीन्स हैं. ठीक है, वैसे ही इलास्टिन जो होता है दैट इज़ हमारी वाइटल बॉडी बायोकेमिकल फंक्शंस में काम आता है. ठीक है, एंड एक्टिन जो है हीलिंग ऑफ वूंड में काम आता है. डिफरेंट डिफरेंट है, यू शुड नो अबाउट इट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is A 1:1, B 2:1, C 4:1 or D 1:2. सिंपली बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की वो क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. मतलब वाटर है जब वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो वो किस में टूटता है? दैट इट गिव्स आउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. अब उन्होंने बोला कि मोल रेशियो निकालना है. अगर हम बैलेंस आउट करेंगे इक्वेशन को तो हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं. ठीक है, इसमें 2 हैं. ठीक है, पर ऑक्सीजन में 2 हैं, यहाँ पे तो 0 है. तो हम इसको बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर 2 लगा लें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो गए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 2:1. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. चलें आगे. थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन? ए एंट्रिक फीवर, बी हे फीवर, सी स्किन कैंसर और डी गोइटर. आई होप सब प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते रहे. ठीक है, सो आपको भी साथ साथ आपकी भी प्रिपरेशंस होती रहेंगी. फाइन, सो प्लीज़ गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट इट समवेयर ऑन योर रजिस्टर्स. आप आंसर लिखिए एंड जस्ट गिव योर सेल्फ मार्क्स. सो देखने के लिए कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है. सो करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज बी हे फीवर. ओके, चलें आगे. White lung disease is prevalent among the workers of prevalent among the workers of A paper industry, B coal industry, C cotton industry or D asbestos industry. White lung disease किससे होता है? So your correct answer is D asbestos industry. क्या है? D asbestos industry. अब एक एस्बेस्टॉस है क्या? एस्बेस्टॉस क्या है? एक फाइबर है. ठीक है, जब हम इनको इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से वाइट लंग डिजीज टेक प्लेस करता है. अगर हम एक्सरे में देखेंगे ना तो हमें क्या होता है? एक्सरे में लंग्स में लार्ज वाइट एरियाज देखे जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वाइट लंग डिजीज. और ये किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टॉस फाइबर की वजह से. ठीक है, और ये बेसिकली इरिटेट करते हैं लंग टिश्यूज़ को. फाइन, सो एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री इज़ द करेक्ट आंसर. अब बाकी इंडस्ट्रीज से भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कोल से क्या बोला जाता है. कोल को बोला गया है ब्लैक लंग डिजीज़ बोलते हैं. ठीक है,
कोल से क्या होता है, ब्लैक लंग डिजीज होता है, और तुम्हारा कॉटन से क्या होता है, ब्राउन लंग डिजीज। सो ये तुम्हें कोई भी क्वेश्चन किसी तरह भी आ जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। वाइट लंग डिजीज एस्बेस्टोस से होता है, ब्राउन लंग होता है कॉटन इंडस्ट्री से, कॉटन से, और कोल से क्या होता है, ब्लैक लंग डिजीज होता है। फाइन, चले। फोर्थ का तो तुम्हारा करेक्ट आंसर डी है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Good zone and bad zone are formed respectively in A. Troposphere and stratosphere, B. Stratosphere and troposphere, C. Stratosphere and mesosphere, or D. Stratosphere and exosphere. So what is your correct answer? Your correct answer is प्लीज़ अपना ये ऑप्शन ठीक कर लेना। ये स्ट्रैटोस्फेयर नहीं है, यहाँ पे आएगा मीजोस्फेयर। ठीक है, सो आपने बताना है चारों में से कौन सी गुड जोन और बैड जोन कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, एंड स्ट्रैटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, 4 जोन्स होती हैं। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ए, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर। जो तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है ना, दैट इज वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ। क्या होती है, तुम्हारे अर्थ के बहुत क्लोज होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई ट्रोपोस्फेयर जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड जोन। और जो स्ट्रैटोस्फेयर होती है, ठीक है, उसको हम गुड जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुड जोन कहते हैं, क्योंकि इट इज अबव द वेयर द जेट प्लेन फ्लाई। तो ये स्ट्रैटोस्फेयर गुड जोन होती है और ट्रोपोस्फेयर तुम्हारी बैड जोन होती है। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 1 kilowatt hour equals to how much joule? A. 3.6 into 10 raised to power minus 6 joule, B. 13.6 into 10 raised to power 6 joule, C. 3.6 into 10 raised to power 6 joule, or D. 13.6 into 10 raised to power minus 6 joule. So, what is your correct answer? Your correct answer is C. 3.6 into 10 raised to power 6 joule. ठीक है, अब सिंपली अगर हम फॉलो करें 1 kilowatt इंटू 1 hour। ठीक है, 1 kilowatt क्या होता है, 1000 watt के इक्वल होता है। ठीक है, एंड 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वॉट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 watt किसके कितने इक्वल होता है, 1 watt कितना होता है, 1 joule/second, राइट। और 1 kilowatt कितने की इक्वल होता है, 1000 joule/second। तो हम joule/second यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो वॉट की जगह क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 joule. So C is your correct answer. Kilowatt is equal to 1000 watt, 1 hour is equal to 3600 seconds. So it is clear, I guess. Okay. And these are what are ये किसकी यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं एनर्जी की। चलें आगे। So C is your correct answer. 7. Which one of the following helps in regulation of blood volume and blood pressure? A. Iron, B. Iodine, C. Sodium, or D. Phosphorus. इनमें से कौन सा है जो रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को?
सो योर करेक्ट आंसर इज सी सोडियम. सोडियम जो है बेसिकली बैलेंस मेंटेन करता है ऑफ द फ्लूइड्स विद इन द बॉडी. ठीक है. सो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो बेसिकली ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस टेक प्लेस करेंगे. सो देयर हैज़ टू बी अ करेक्ट अमाउंट ऑफ सोडियम इन टू योर बॉडी. ओके. सो सोडियम इज योर करेक्ट आंसर, सी. चलें आगे. During summer, water kept in the earthen pot becomes cool because of the phenomena of A. Diffusion, B. Transpiration, C. Osmosis, or D. Evaporation. So, what is your correct answer? योर करेक्ट आंसर इज डी, इवेपोरेशन. ठीक है. अब समर्स में क्या होता है, जैसे तुम्हारा अर्दन पॉट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, राइट. तो क्या होगा, जो तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ना सीप आउट होते रहते हैं इसमें से. ठीक है. जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जितना भी हीटेड पार्ट होगा वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है पानी. जिसकी वजह से जो अंदर पानी होता है वो क्या होता है, वो ठंडा रहता है कंपैरेटिवली बाहर के. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज डी इवेपोरेशन. सो इस फिनोमेना पे डिपेंड करता है. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द pollutants released by steel industry in India? First, oxides of sulfur. Second, oxides of nitrogen. Third, carbon monoxide. और फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यू हैव टू सी कि कौन सा करेक्ट आंसर है. फर्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, या सिर्फ ये दोनों, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, या चारों. चूज इट वाइसली. सो योर करेक्ट आंसर इज डी. चारों चीज़ें हैं, मतलब चारों जो हमारे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पोल्यूशन, मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री जब जब स्टील को फर्नेंस करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कोक है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, आयरन ओर के साथ. ठीक है. जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है, तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम कोल यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या रिलीज होता है, तुम्हारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. चारों चीजें रिलीज होती हैं एंड लीड टू पोल्यूशन. चलें आगे. लास्ट क्वेश्चन. Why do we not experience any leaning when a train takes a turn? Because train is powerful. B. Large turning radius. C. Train does not turn. Or D. The driver is smart. So what is your correct answer? योर करेक्ट आंसर इज बी, लार्ज टर्निंग रेडियस. अब देखो, जो तुम्हारे जो ट्रेन का रेडियस होता है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है एक नॉर्मल व्हीकल के. जिसकी वजह से उसका छोटा कट नहीं होता है, जिसकी वजह से तुम लीन करो, इसलिए तुम अपनी जगह पे ही रहते हो, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है. सो इट डज नॉट अफेक्ट यू, मतलब इट डजेंट अफेक्ट द पर्सन. दैट इज वाई इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि पर्सन डजेंट लीन. Okay, so B is your correct answer. Large turning radius. चलें आगे. So we have discussed the 10 questions. Let's move on to the next set. That is set 16 with another 10 questions. Okay. Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial state of pregnancy? टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स. बर्थ डिफेक्ट्स कम करने के लिए इनिशियल स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी में क्या रिक्वायर्ड होता है? ए. थायमीन, बी. फॉलिक एसिड, सी. विटामिन सी, और डी. विटामिन ई.
तो इनिशियल स्टेजेस में क्या बोला जाता है? इनिशियल स्टेजेस में बी फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है. व्हाट इज फॉलिक एसिड? इट इज़ विटामिन B9. ठीक है, कितना बोला जाता है? 400 माइक्रोग्राम पर डेली रिक्वायरमेंट होती है, और वी कैन से 0.4 मिलीग्राम डेली हमें बोला गया है. इट्स अ विटामिन सप्लीमेंट नीड टू हैव बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इन हर इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, और फॉलिक एसिड क्या है? दैट इज विटामिन B9. अब इसका सोर्स क्या है ये भी जान लो. सोर्स इसका है, हम सीरियल्स के थ्रू खा सकते हैं. तुम्हारी जो ब्रेड है, राइस हो गया, पास्ता हो गया. ठीक है, देन ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए, ऑरेंज जूसेस आ गए. ऑल ऑफ दीज कम अंडर द फॉलिक एसिड. ओके, चलें आगे. सेकेंड, नाउ इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल. ठीक है, 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पीकॉक के पास कितनी होगी इन द फॉलोइंग फूड चेन? ए 0.02 जूल, बी 0.002 जूल, सी 0.2 जूल और डी 0.0002 जूल. प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. So your correct answer is A 0.002 जूल. अब ये क्यों है? देखो, सबको अपना 10% लॉ पता है. ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि हर एक स्टेज पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस. लॉस ऑफ क्या हो रहा है? एनर्जी लूज हो रही है ना. तो अब स्टार्ट किया, उसने कहा कि स्टार्टिंग से उसके पास 20 जूल है. कितना है? प्लांट के पास कितना है? 20 जूल ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? ओनली 10% ऑफ 20 जूल जाएगा नेक्स्ट लेवल पे. कितना जाएगा? 10%. तो 10% ऑफ 20 कितना होता है? दैट इज कितना जाएगा? 2 जूल जाएगा. तो माइस को मिल गया 2 जूल. अब 2 जूल का 10% कितना होता है? नेक्स्ट में जाओ, कितना आ गया? 0.2 जूल. मतलब 0.2 जूल मिलेगा स्नेक को. नेक्स्ट में जाएगा, मतलब 0.2 जूल ऑफ 10% कितना हो गया? दैट इज पॉइंट जीरो 0.02 जूल. मतलब पीकॉक को कितना मिलेगा? 0.02 जूल. ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. चलें आगे. थर्ड, which organ has a finger-like outgrowth which are called as villi? A. Large intestine, B. Bladder, C. Small intestine or D. Stomach. So, finger-like outgrowth projections कहाँ देखी जाती हैं? villi. C is your correct answer. That is small intestine में देखी जाती हैं. ठीक है, बेसिकली क्या करता है? इंक्रीज करता है क्या? सरफेस एरिया. ठीक है, जो कंटेन करता है स्पेशलाइज सेल्स. और ये क्या करेगा? इसमें इसके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? जो भी खाना, जो भी ट्रांसपोर्ट करना हो कुछ सब्सटेंसेस को, ब्लड स्ट्रीम में हेल्प करता है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. या सिंपली भी आ सकता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज विलाई. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. Fourth, the following is responsible for spreading yellow fever. A. Dragonfly, B. Aedes fly, C. Housefly or D. Anopheles. So your correct answer is B. Aedes aegypti mosquito.
ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, हिमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है, अनदर नेम यू शुड नो अबाउट इट, क्या बोला जाता है, हिमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत हाई फीवर होता है और ब्लीडिंग होती है स्किन में, ठीक है, स्किन ब्लीड करती है, सो इवन इट कैन लीड टू डेथ। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ये स्प्रेड करता है येलो फीवर, इसको हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? First, good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility or high melting point. So you have to choose the correct answer. पहले दो होंगे या फर्स्ट या थर्ड होगा, सेकंड और थर्ड होगा, और या फर्स्ट या फोर्थ होगा। एल्यूमिनियम जो होता है बेसिकली कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डक्टिलिटी होती है पर उसके यूटेंसिल्स बनाने से लेने से कोई लेना देना नहीं है। डक्टिलिटी इज वन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, पर उसका यूटेंसिल्स में कोई हाथ नहीं है। जो एल्यूमिनियम होते हैं या कॉपर होते हैं ये कंडक्ट करते हैं हीट, ओके, सो दे हैव द गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ए यूवी, बी रेस, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और डी डिफॉरेस्टेशन। स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? तो स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द यूवीबी रेज, ठीक है। अब यूवी रेज क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इवन ड्यूरिंग यूवीबी रेज कब रिफ्लेक्ट होती हैं, व्हेन देयर इज आइस एंड स्नो, दैट इज वाई इसको आइस एंड स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, किसकी, कोनिया की, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, आई डैमेज टेक प्लेस करता है, मोस्टली ये नॉर्थ और साउथ पोल में देखा जाता है, ठीक है, और या जहाँ पे हाई माउंटेन्स होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि थिनर लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारी यूवीबी रेज हैं वो आंखों पे जल्दी इफेक्ट आउट करती हैं, ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एम शेल? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं? A2, B8, C18 और D32। ठीक है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एम शेल कैरी कर सकता है क्या है? योर करेक्ट आंसर इज C18, ठीक है। अगर हमें पता हो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कितने होते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, 2n², है ना, 2n² है, तो के शेल में कितने होते हैं, दैट इज 2 × 1², दैट इज 2, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट शेल है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं वो होल्ड कर सकता, ठीक है। अब m क्या होता है, दैट इज n=3, दैट इज k 1 होता है, l जो होता है 2 होता है और m 3 होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे क्या हो जाएगा,
दैट इज 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन एम शेल में होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं विच कैन बी प्रेजेंट इन एम शेल इज 18, बट इफ इट इज एन आउटर मोस्ट then it cannot be more than 8 electrons. So C is your correct answer. Right? Let's move on to the 8th question. When the mass and the speed of the body are doubled, the kinetic energy of the body is A. It becomes doubled, it becomes 4 times, it becomes 8 times, or it remains unchanged. जब मास और स्पीड जो है बॉडी का वो डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या होगी? So your correct answer is C. It becomes 8 times. ठीक है, अब नॉर्मली बात करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि मास एंड स्पीड जो है, मास और जो तुम्हारी स्पीड है बॉडी की वो डबल की गई है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पहले तो हमें इनिशियल मास पता होना चाहिए, लेट इट बी m1, तो वो हो गया m kg, ठीक है। और तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? v1, ठीक है, वो ले लेते हैं। अब तुम्हारी दूसरी मास क्या बोला गया? m2 क्या बोला गया है कि वो डबल हो गया, दैट इज 2m। और वेलोसिटी तुम्हारी नई क्या आई है? दैट इज 2v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कितनी है? दैट इज हाफ mv², है ना। और अब जो तुम्हारी दूसरी काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी होगी? तुम्हारा मास भी डबल हो गया और तुम्हारा वेलोसिटी भी डबल है ना, ठीक है। तुम्हारे पास क्या बचा? 2mv बचेगा। तो अगर k1/k2 करोगे सो विल गेट योर आंसर, राइट। सो टेक इट आउट, इट विल बिकम 8 टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला। अब आगे तुम वैल्यूज पुट करके यू कैन टेक आउट द आंसर। Okay, let's move on to the 9th question. A person with blood group AB can donate blood to persons with blood group A, B and O, is called universal blood donor, can receive blood from any group, or is neither a universal recipient nor a donor. Please write your answers. Person with blood group AB क्या होता है? So your correct answer is B, universal. So your correct answer is C. It can receive blood from any group. इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या हो गया? जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ओ नेगेटिव को। यू शुड नो दिस। यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ए बी और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। फाइन। Last question of your this series. Which of the following that gives a green coating when exposed to moisture? A. Silver, B. Magnesium, C. Copper, or D. Cesium? So your correct answer is C. Copper. C. Copper है जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। सिंपल सा है, आई नॉट गो इन डिटेल। बेसिकली क्या होता है, जब कॉपर जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है।
अब ये कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट है जो ग्रीन कलर देता है। क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। ओके, सो कॉपर इज द करेक्ट आंसर, जो बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। फाइन। So by this we have come to the end of the session. So I hope these all the questions were useful. आपके ही बेसिकली वही हमने सारा मिक्सचर बनाया है बिकॉज ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम ओनली. सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ अपने आप को ज़रूर स्कोर करना, देखना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चंस गलत थे. यू कैन जस्ट गो बैक, रीड इट अगेन, सो यू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. ओके, कि नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करें सो इट विल बी ईजी फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू.